है। आज हम कक्षा 12 हिंदी ऐच्छिक का एक प्रश्न पत्र सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बच्चों, आपके इस प्रश्न पत्र में 3 खंड होंगे, खंड क, खंड ख और खंड ग। आपका प्रथम सत्र का जो बोर्ड का पेपर है वह भी इसी पैटर्न पर आएगा, तो आज हम उसी की प्रैक्टिस करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे आपको प्रश्न पत्र हल करने में पूरी प्रैक्टिस हो जाए और आप पेपर में बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। बच्चों, इसमें सबसे पहला जो खंड ख है उसमें पहले अपठित अंश दिया हुआ है। ये एक पैराग्राफ है जिसको पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। यहाँ पर आपको 2 अपठित गद्यांश दिए होंगे, जिनमें से आपको एक करना है पेपर में। तो पहला गद्यांश है, दबाव में काम करना व्यक्ति के लिए अच्छा है या नहीं, इस बात पर प्राय बहस होती है। कहा जाता है कि व्यक्ति अत्यधिक दबाव में नकारात्मक भावों को अपने ऊपर हावी कर लेता है, जिससे उसे अक्सर कार्य में असफलता प्राप्त होती है। वह अपना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी खो बैठता है। दबाव को यदि ताकत बना लिया जाए तो न सिर्फ सफलता प्राप्त होती है, बल्कि व्यक्ति कामयाबी के नए मापदंड रचता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जब लोगों ने अपने काम के दबाव को अवरोध नहीं बल्कि ताकत बना दिया। सुख दुख, सफलता असफलता, शांति क्रोध और क्रियाक्रम हमारे दृष्टिकोण पर भी निर्भर करता है। जोस सिल्वा इस बात से सहमत होते हुए अपनी पुस्तक यू द हीलर में लिखते हैं कि मन मस्तिष्क को चलाता है और मस्तिष्क शरीर को। इस प्रकार शरीर मन के आदेश का पालन करता हुआ काम करता है। दबाव में व्यक्ति यदि सकारात्मक होकर काम करे तो वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में कामयाब होता है। दबाव के समय मौजूद समस्या पर ध्यान केंद्रित करने और बोझ महसूस करने की बजाय यदि यह सोचा जाए कि हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जो एक कठिन चुनौती को पूरा करने के लिए तत्पर हैं, तो हमारी बेहतरीन क्षमताएं स्वयं जागृत हो उठती हैं। हमारा दिमाग जिस चीज़ पर भी अपना ध्यान केंद्रित करने लगता है वह हमें बढ़ती प्रतीत होती है। यदि हम अपनी समस्याओं के बारे में सोचेंगे तो वे और बड़ी महसूस होंगी। अगर अपनी शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो वे भी बड़ी महसूस होंगी। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जितना एक आदत है, पर अफसोस हारना भी आदत ही है। तो बच्चों, अब इस गद्यांश पर कुछ प्रश्न यहाँ आपसे पूछे जा रहे हैं। हर प्रश्न के 4 उत्तर हैं, आपको सही उत्तर को टिक करना है। तो पहला प्रश्न है, दबाव में कार्य करने पर व्यक्ति हो जाता है, क्या हो जाता है? नकारात्मक हो जाता है, नेगेटिव ज़्यादा वो सोचने लगता है। दूसरा प्रश्न है, अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बना लेने का क्या परिणाम होता है? 4 ऑप्शन है। अगर हम अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बना लेते हैं तो हमें सफलता प्राप्त होती है। तीसरा प्रश्न है, हमें समस्याओं की बजाय कहाँ ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो आपने गद्यांश में भी पढ़ा, हमें समस्याओं की बजाय अपनी शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रश्न 4 है, लोगों ने अपने कार्य के दबाव को अवरोध की जगह ताकत बना दिया। रचना के आधार पर वाक्य है। कौन सा वाक्य है ये बच्चों सरल वाक्य है। अगला प्रश्न है, सफलता में प्रत्यय है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, तो इसका सही उत्तर है सफलता में ता प्रत्यय है। प्रत्यय वो होते हैं जो शब्दों के अंत में लगकर उनका अर्थ बदलते हैं, तो यहाँ सफल शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुख दुख, शांति क्रोध और क्रियाकर्म किस बात पर निर्भर करते हैं? तो ये सब हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं कि हम किस तरह से उन चीज़ों को देखते हैं। यू द हीलर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यू द हीलर पुस्तक के लेखक हैं जोस सिल्वा, जो कि आपको पैराग्राफ में बताया भी गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, दबाव में डैश होकर भी व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में कामयाब होता है। तो अगर व्यक्ति दबाव में क्या रहता है, सकारात्मक रहता है, तो वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में कामयाब होता है। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव रहना। लेखक के अनुसार हारना क्या है? तो लेखक के अनुसार हारना क्या है? आदत है। 10वां प्रश्न है, समस्याओं के बारे में लगातार सोचने का क्या परिणाम होता है? अगर हम समस्याओं के बारे में लगातार सोचते रहते हैं तो वो और बढ़ जाती हैं, तो हमें समस्याओं के बारे में ना सोचकर उनके समाधान के बारे में सोचना चाहिए।
अब बच्चों एक और आपको यहाँ पर अपठित गद्यांश दिया जा रहा है, तो आपको दोनों में ये देखिए अथवा लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको दोनों में चॉइस है, आप चाहे तो ऊपर वाला करें चाहे तो ये नीचे वाला करें। तो अब ये दूसरा जो है ये आपका गद्यांश इस तरह से है, संवाद में दोनों पक्ष बोलें यह आवश्यक नहीं, प्राय एक व्यक्ति की संवाद में मौन भागीदारी अधिक लाभकर होती है। यह स्थिति संवादहीनता से भिन्न है। मन से हारे दुखी व्यक्ति के लिए दूसरा पक्ष अच्छे वक्ता के रूप में, अच्छे श्रोता के रूप में अधिक लाभकर होता है। बोलने वाले के हाव भाव और उसका सलीका, उसकी प्रकृति और सांस्कृतिक सामाजिक पृष्ठभूमि को पल भर में बता देते हैं। संवाद से संबंध बेहतर भी होते हैं और अशिष्ट संवाद संबंध बिगाड़ने का कारण भी बनता है। बात करने से बड़े बड़े मसले, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं तक हल हो जाती हैं, पर संवाद की सबसे बड़ी शर्त है कि एक दूसरे की बातें पूरे मनोयोग से, संपूर्ण धैर्य से सुनी जाएं। श्रोता उन्हें कान से सुने और मन से अनुभव करे, तभी उसका लाभ है, तभी समस्याएं सुलझने की संभावना बढ़ती है और कम से कम यह समझ में आता है कि अगले के मन के भीतर क्या क्या है। सच तो यह है कि सुनना एक कौशल है जिसमें हम प्राय अकुशल होते हैं। दूसरों की बात काटने के लिए, उसे समाधान सुझाने के लिए हम उतावले होते हैं और यह उतावलापन हमें संवाद की आत्मा तक नहीं पहुंचने देता। हम तो बस अपना झंडा गाड़ना चाहते हैं। जब दूसरे पक्ष को झुंझलाहट होती है, वह सोचता है व्यर्थ ही इसके सामने मुंह खोला। रहीम ने ठीक ही कहा था, सुनठ लइए लोग सबे, बाँट न लइए कोय। ध्यान और धैर्य से सुनना संवाद की सफलता का मूल मंत्र है। संवेदनशील लोग तो पेड़ पौधों से, नदी पर्वतों से, पशु पक्षियों तक से संवाद करते हैं। राम ने इन सबसे पूछा था, क्या आपने सीता को देखा है? और उन्हें एक पक्षी ने भी पहली सूचना दी थी। इसलिए संवाद की अनंत संभावनाओं को समझा जाना चाहिए। अब यहाँ पर इस गद्यांश पर जिसमें संवाद, बातचीत के महत्व को बताया गया है, पहला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक होगा। तो इसका उपयुक्त शीर्षक है संवाद का महत्व। क्यों? क्योंकि पूरे गद्यांश में संवाद की महत्ता को ही बताया गया है। दूसरा प्रश्न है संवादहीनता से क्या तात्पर्य है? तो संवादहीनता का तात्पर्य है परस्पर वार्तालाप का अभाव। वार्तालाप मतलब आपस में बातचीत ना करना। तीसरा प्रश्न है भाव स्पष्ट कीजिए, यह उतावलापन हमें संवाद की आत्मा तक नहीं पहुंचने देता। तो इसका भाव है बात को धैर्य से सुने व समझें। बिना बोलने की शीघ्रता संवाद की गंभीरता को नष्ट कर देती है। तीसरा है इसमें दुखी व्यक्ति से संवाद में दूसरा पक्ष कब अधिक लाभकारी होता है? तो बच्चों इसका उत्तर है कि अच्छे श्रोता के रूप में दूसरा पक्ष लाभकारी होता है। श्रोता कहते हैं बात को सुनने वाला। सुनना कौशल की विशेषता है। क्या विशेषता है सुनना कौशल की? कि व्यक्ति को धैर्यवान होना चाहिए, धैर्यपूर्वक उसे बात को सुनना चाहिए। प्रश्न 16 है हम संवाद की आत्मा तक नहीं पहुंच पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि हम सजग नहीं रहते, समाधान सुझाने के उतावलापन हम में रहता है, अधीरता के कारण हम संवाद की आत्मा को नहीं पहुंच पाते। इसलिए उपरोक्त सभी इसके सही उत्तर हैं। रहीम के कथन का आशय क्या है? रहीम के कथन का आशय है कि दूसरे लोग आपकी समस्या को सुनते हैं और हंसते हैं। राम का उदाहरण क्यों दिया गया? राम का उदाहरण यहाँ इसलिए दिया गया क्योंकि संवाद की अनंत संभावनाओं को समझने के लिए। अगर हम संवाद करते हैं, दूसरे व्यक्ति से बातचीत करते हैं, तो बहुत से प्रश्नों के उत्तर हमें मिल जाते हैं। पेड़ पौधों से, नदी पर्वतों से, पशु पक्षियों से कौन संवाद कर लेता है? जो संवेदनशील व्यक्ति है वो उन सब से संवाद कर लेता है। झंडे गाड़ना मुहावरे का अर्थ है। अब झंडे गाड़ना मुहावरे का अर्थ है प्रभुत्व स्थापित करना। तो इस तरह से बेटा आपने देखा, यहाँ आपको 2 अपठित गद्यांश दिए गए थे, उन पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे गए थे और आपको उन गद्यांशों को ध्यान से पढ़कर उन प्रश्नों के उत्तर देने थे। अब अगले में इसी भाग में 2 काव्यांश आप मिलेंगे। इन कविताओं को आप पढ़ेंगे और इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आप
देंगे। तो हम पहली कविता का वाचन करते हैं। जो नहीं हो सके पूर्ण काम, मैं उनको करता हूँ प्रणाम। कुछ कुंठित हो कुछ लक्ष्य भ्रष्ट, जिनके अभिमंत्रित तीर हुए रण की समाप्ति के पहले ही। जो वीर रिक्त तूरीण हुए उनको प्रणाम। जो छोटी सी नैया लेकर उतरे करने को उदधि पार, मन की मन में ही रही स्वयं हो गए उसी में निराकार, उनको प्रणाम। जो उच्च शिखर की ओर बढ़े रह रह नव नव उत्साह भरे, पर कुछ ने ले ली हिम समाधि, कुछ असफल ही नीचे उतरे उनको प्रणाम। कृत कृत्य नहीं जो हो पाए, प्रत्युत फांसी पर झूल गए। कुछ ही दिन बीते हैं फिर भी यह दुनिया जिनको भूल गई, उनको प्रणाम। तो अब आपको यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं इस कविता पर आधारित। तो पहला प्रश्न है, समाज किन लोगों को भुला चुका है? तो समाज उन लोगों को भुला चुका है जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए, समाज की भलाई के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, अपने प्राणों को दांव पर लगाया। अगला प्रश्न है, छोटी सी नौका से सागर पार करने की कोशिश करने वालों का महत्व है। क्या महत्व है? इनके कारण ही नई खोजें और बड़े परिवर्तन होते हैं। जो कम साधन होते हुए भी मेहनत करते हैं, वह कुछ बड़े का आविष्कार अवश्य करते हैं। हिम समाधि से अभिप्राय है। तो हिम समाधि का अभिप्राय है अपनी जान गंवाना। ये एक मुहावरा है। यहाँ पर कवि ने यहाँ किन लोगों को प्रणाम किया है? कवि ने यहाँ उन लोगों को प्रणाम किया है जो असफल होते हुए भी हमेशा कर्मशील रहे, जिन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। उच्च शिखर की ओर बढ़ने से कवि का क्या तात्पर्य है या क्या अभिप्राय है? तो उच्च शिखर की ओर बढ़ने का मतलब है सफलता की ओर निरंतर बढ़ना। कवि किनके प्रयासों की बात कर रहे हैं? तो कवि यहाँ पर स्वाधीनता सेनानियों के प्रयासों की बात कर रहे हैं। उदधि शब्द का क्या अर्थ है? उदधि शब्द बेटा समुद्र का ही पर्यायवाची है, पर समुद्र को उदधि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रह रह नव नव में कौन सा अलंकार है? तो बेटा यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि रह रह नव नव बार बार शब्द का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों के बीच में अथवा शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है दोनों में से आपको कोई एक काव्यांश करना है। तो अब हम दूसरे काव्यांश का सस्वर वाचन करते हैं। गुलाब का फूल है हमारा पढ़ा लिखा, मैंने उसे काफ़ी उलट पुलट कर देखा, मुझे तो वह ऐसा ही दिखा। सबसे बड़ा सबूत उसके गुलाब होने का यह है कि वह गांव में जाकर बसने के लिए तैयार नहीं है। गांव में उसकी प्रदर्शनी कौन कराएगा? वहाँ वह अपनी शोभा की प्रशंसा किससे कराएगा? वह फूलने के बाद किसी फसल में थोड़े ही बदल जाता है। मूर्ख किसान को फूलने के बाद फसल देने वाला ही तो भाता है। गांव में किस लिए ठीक है अलसी और सरसों के फूल। बीच बीच में यह प्रस्ताव कि गुलाब गांव में चिकित्सा करे या पढ़ाए, पेश करने में कोई हर्ज नहीं है, मगर साफ समझ लेना चाहिए कि गुलाब का यह फ़र्ज़ नहीं है कि गांव जाकर खिले, अलसी और सरसों वगैरह से मिले, ढक जाए वहाँ की धूल में और वक्त बे वक्त अपनी प्रदर्शनी न कराए। आमीन, गुलाब पर ऐसा वक्त कभी ना आए। तो यहाँ निम्नलिखित का आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसमें से पहला प्रश्न है, कवि ने मूर्ख किसे कहा है? तो कवि ने किसान को मूर्ख कहा है। दूसरा प्रश्न है, पढ़ा लिखा गुलाब कहाँ जाकर बसने को तैयार नहीं है? तो पढ़ा लिखा गुलाब यहाँ पढ़े लिखे नवयुवक से है। पढ़ा लिखा नवयुवक गांव में जाकर रहने को तैयार नहीं है। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार गुलाब का निम्न में से क्या फ़र्ज़ नहीं है? तो उपरोक्त सभी जो हैं वो गुलाब के फ़र्ज़ नहीं है। वह गांव में जाकर खिले, अलसी सरसों वगैरह से मिले और वहाँ की धूल में ढक जाए। बीच बीच में कौन सा अलंकार है? तो आपने को मैंने पहले भी बताया, बार बार एक शब्द का प्रयोग हो रहा है, बीच में योजक चिन्ह है, तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। गुलाब किसका प्रतीक है? गुलाब जो है वो पढ़े लिखे शहरी लोगों का प्रतीक है, जो गांव में जाकर काम नहीं करना चाहते। कवि के अनुसार गांव के लिए क्या ठीक है?
कवि के अनुसार गांव के लिए अलसी और सरसों ये ठीक हैं। तो अलसी गांव के लिए ठीक है। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार गुलाब गांव के लिए प्रयुक्त क्यों नहीं है? तो गांव के लिए वो प्रयुक्त क्यों नहीं है? वो गांव के लिए इसलिए प्रयुक्त नहीं है क्योंकि उसके फूल फसल को क्योंकि तो प्रश्न 35 है, कवि के अनुसार गुलाब गांव के लिए प्रयुक्त क्यों नहीं है? तो बच्चों, वह गांव के लिए इसलिए प्रयुक्त नहीं है क्योंकि उसके फूल फसल में नहीं बदलते हैं। गुलाब का फ़र्ज नहीं है, ये अगला प्रश्न है। गुलाब का फ़र्ज क्या नहीं है? उपरोक्त सभी। कौन कौन से कारण? गुलाब का कारण है वो कि वह गांव में जाकर खिले, अलसी और सरसों वगैरह से मिले और गांव की धूल में ढक जाए। अब बच्चों, आपका खंड जो का था वो ख़त्म हो गया। आपने देखा 2 अपठित गद्यांश थे और 2 अपठित कविताएं थी या काव्यांश थे, जिनमें से एक एक आपको करना था। अब खंड ख प्रारंभ हो रहा है, जिसमें आपको प्रश्न दिए गए हैं और हर प्रश्न के साथ 4 उत्तर हैं। आपको सही उत्तर को उसमें से टिक करना है। पहला प्रश्न है, दृश्यों के आधार पर घटना की जानकारी देने वाला एंकर क्या कहलाता है? तो उसे हम एंकर विजुअल कहते हैं, जो दृश्यों के साथ साथ घटना की जानकारी भी देता है। अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के समाचार खोजकर अखबार को भेजने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? उस व्यक्ति को हम संवाददाता कहते हैं। समाचार के प्रारंभिक अंश को क्या कहते हैं? तो समाचार के प्रारंभिक अंश को इंट्रो कहा जाता है या मुखड़ा भी कहते हैं। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना बच्चों 1936 में हुई थी। किसी विशेष मुद्दे के पक्ष में जनमत तैयार करने हेतु चलाया गया अभियान क्या कहलाता है? उसे एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। तो अब आपका बच्चों खंड ग प्रारंभ होगा, जो आपकी पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। अब इसमें सबसे पहले काव्यांश दिया गया है और आपको उसमें से 5 प्रश्नों के सही उत्तर देने हैं। तो काव्यांश सत्य कविता से लिया गया है। जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे परे हटता जाता है। जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर और भी घने जंगलों में। सत्य शायद जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। कभी दिखता है सत्य और कभी ओझल हो जाता है और हम कहते रह जाते हैं कि रुको, यह हम हैं। जैसे धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर कि ठहरिए स्वामी विदुर, यह मैं हूँ आपका सेवक कुंती नंदन युधिष्ठिर, वे नहीं ठिठकते। अब सबसे पहला तो जो यहाँ प्रश्न पूछा गया है वो ये कि काव्यांश के कवि व कविता का नाम है। तो बच्चों, आप जानते हैं ये विष्णु खरे द्वारा रचित सत्य कविता है। दूसरा प्रश्न है, सत्य की अनुभूति के लिए क्या आवश्यक है? दृढ़ संकल्प आवश्यक है। कवि ने कहा भी है, यदि हम युधिष्ठिर जैसा दृढ़ संकल्प पा जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, कविता में सत्य के अन्वेषक हैं। अन्वेषक मतलब खोज करने वाले, सत्य को ढूंढने वाले। तो आप जानते हैं वो कौन है? वो युधिष्ठिर हैं। इस कविता में मनुष्य के मन की उलझनों व द्वंद्व को अभिव्यक्त किया गया है। ये बात सही है या गलत है? ये बात बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, यह डैश कविता है। तो ये किस तरह की कविता है? यह एक छंद मुक्त कविता है। बच्चों, आप छंद जानते हैं, दोहा, चौपाई, सोरठा, रोली, कवित, ये सब छंद हैं। लेकिन यहाँ कविता में कोई इस प्रकार के छंद का प्रयोग नहीं है। अब आपकी किताब का ही एक गद्यांश दिया गया है और उसके पर आधारित जो 5 प्रश्न हैं उसके उत्तर आपको लिखने हैं। यह संवदिया कहानी से लिया गया है। आप जानते हैं संवदिया कहानी आपकी किताब में है, जिसमें हरगोबिंद संवदिया है जो बड़ी बहू का समाचार लेकर जाता है। तो अब हम इस पर आधारित प्रश्नों को पढ़ते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु को कहा जाता है। तो फणीश्वर नाथ रेणु को क्या कहा जाता है?
उन्हें आत्मा का शिल्पी भी कहा जाता है, प्रगतिशील विचारधारा समर्थक भी कहा जाता है और आंचलिक कथाकार भी कहा जाता है। तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संवदिया का व्यक्तित्व कैसा होता है? तो संवदिया कैसा होता है? संवदिया एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। क्यों? वो जैसा समाचार किसी का लेता है बिल्कुल सेम वैसा ही जाकर संवाद सुनाता है। न आगे नाथ न पीछे पगहा, इसका अर्थ निम्न में से क्या है? तो इसका अर्थ है जिसकी कोई जिम्मेवारी न हो। संवदिया पाठ में संवदिया का नाम क्या है? तो बच्चों वो आप सब जानते हैं, क्या नाम था संवदिया का? उसका नाम हरगोबिंद था पाठ में। संवदिया बनने के लिए अभिनय व संवाद याद रखने जैसा गुण होना वांछनीय है। ये कथन कैसा है? ये कथन बिल्कुल सही है। उसको उसी अभिनय से, उसी भाव से और पूरा संवाद याद रखकर वहीं पहुंचाना होता है जहां के लिए उससे संवाद दिया गया होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें आपकी किताब के पाठों पर आधारित है। पहला प्रश्न है, प्रेम घन की छाया स्मृति पाठ विधा में रचित है। तो आप सब जानते हैं प्रेम घन की छाया स्मृति एक संस्मरण विधा में रचा गया पाठ है। रामचंद्र शुक्ल की भारतेंदु जी के मकान के नीचे किससे मुलाकात हुई? उनकी मुलाकात पंडित केदारनाथ पाठक से हुई थी, जिनकी लाइब्रेरी से वो पुस्तकें भी लाकर पढ़ा करते थे। घड़ी के पुर्जे लघु निबंध का मूल प्रतिपाद्य है। क्या प्रतिपाद्य है? धर्म के रहस्य को जानने पर धर्म उपदेशकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को प्रस्तुत करना। कवि घड़ी के पुर्जों का उदाहरण देकर यह स्पष्ट करता है कि हम धर्म के सारे रहस्यों को जानने के अधिकारी हैं। अगला प्रश्न है, बालक द्वारा लड्डू की पुकार सुनकर लेखक को कैसी अनुभूति हुई? उसे वो जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर लगा। उसे लगा बालक में अभी भी उसका बचपन बाकी बचा हुआ है। ढेले चुन लो लघु निबंध में सच्चा प्रेमी किस पेटी को चुनता है? तो पुरुषी की कहानी आपने पढ़ी, सच्चा प्रेमी जो है वो लोहे की पेटी को चुनता है। अंधविश्वासी मान्यताओं पर किस निबंध में चोट की गई है? तो ढेले चुन लो वो निबंध है जिसमें अंधविश्वासी मान्यताओं पर चोट की गई है कि हमारे प्राचीन काल से ही हमारे भारतीय कितने अंधविश्वासी रहे हैं। अब अगला है जो भाग, ये देखिए आपके जो पूरक पुस्तक है अंतराल उस पे आधारित है। तो इसमें रूप सिंह शैला के लिए कौन सा फूल लाता था? कौन सा फूल लाता था बेटे? उसने बताया वो बुरंस के लाल फूल उसके लिए भेंट में लाता था। रूप सिंह पहाड़ के रोए किन्हें कहता है? तो रूप सिंह देवदार के वृक्षों को पहाड़ के रोए कहता है। ये आरोहण कहानी में से लिए गए दोनों प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास की झोंपड़ी पाठ में टेनी कौन मारता है? तो जगधर जो है वो कहता है कि मैं दिन भर पैसे कमाने के लिए टेनी मारता हूँ, सामान कम तोलता हूँ। शहरी जीवन की दिखावट और बुनावट को कौन सी कहानी दर्शाती है? तो शहरी जीवन की दिखावट को आरोहण कहानी दिखाती है जिसमें गांव का सादापन दिखाया गया है। और आखिरी प्रश्न है, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा ठंडा कैसे होता? यह कथन किसका है? तो यह कथन जो था नायक राम का कहानी में था। नायक राम ने ये बात कही थी। तो इस तरह से बेटा ये आपका फर्स्ट टर्म का पूरा पेपर है जो मैंने एक आपके सामने सॉल्व किया। इसी तरह का पेपर बोर्ड में भी आपको करने के लिए मिलेगा। इसी तरह के प्रश्न होंगे, इसी तरह के खंडों में वो पेपर विभाजित होगा। तो आपने अभी तक बच्चों अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी विषयों के वीडियो मेरे द्वारा अपलोड किए जा चुके हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें देखिए और लाभ प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।